बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट्स को। हम लोगों ने डेप्रिसिएशन को डिफाइन किया। डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स। और उसके बाद हम लोगों ने एसिड्स की यूजफुल लाइफ को जाकर डिफाइन किया कि हमारे पास एसिड की यूजफुल लाइफ से क्या मुराद है। आई होप कि ये वाले कॉन्सेप्ट सब बच्चों को क्लियर है। अच्छा, उसके बाद अगर आप लोग देखें डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन के अंदर तो एक और टर्म यूज की गई जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, डेप्रिशिएबल अमाउंट। कौन सी है? मतलब ऐसी अमाउंट जिसको ओवर द पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसिड हम डेप्रिशिएट करें, उसे कहा जाता है डेप्रिशिएबल अमाउंट। कैसी अमाउंट? ऐसी अमाउंट जिसको ओवर द पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसिड हम इन टोटल डेप्रिशिएट कर सकें, हम उसको कहते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट। क्या मुराद होता है? मेरे पास एक एसिड है जिसकी वर्थ है 100 रुपीज। जब मैं 100 चूज करूं तो मतलब 100% ऑफ द वैल्यू, और वो कुछ भी हो सकती है। 100 रुपीज उस एसिड की वर्थ है। मैंने कहा कि इसकी यूजफुल लाइफ है 5 साल। तो आप मुझे ये बताएं कि हर साल जब मैं उस एसिड को, सपोज कि ये एक एसिड है, ये 100 रुपए का एक एसिड है मेरे पास, 5 साल तक चलना है इसने, क्या फर्स्ट ईयर के एंड पर इसकी जो वैल्यू है वो 100 रुपीज ही होगी? नहीं, डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, सपोज हम करते हैं कि इसकी वैल्यू हमारे पास हो गई है 85 रुपीज। सेकेंड ईयर का एंड हो गया, क्या आज 85 ही है सेकेंड ईयर के एंड पर? कितनी हो जाएगी? मजीद उसमें डिक्रीज आ जाएगा। कितना डिक्रीज आएगा? जितना सेकेंड ईयर में डेप्रिशिएट हुआ। इसी तरह से थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, फोर्थ ईयर का, फिफ्थ ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इसकी कॉस्ट में से माइनस करते जाएंगे। मुझे ये बताएं, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ क्या ये एसिड इस्तेमाल के काबिल नहीं है? क्या मैं इसको जीरो पर फेंक दूंगा? किसी ना किसी वैल्यू पर सेल होगा, कोई ना कोई वैल्यू तो आपको देकर जाएगा ना। तो हम लोग एक इनिशियल एस्टिमेट लगाते हैं कि ये जो एसिड हम लोगों ने परचेज किया है, कॉस्ट ऑफ द एसिड को डिटरमिन करते हैं हम लोग। कॉस्ट ऑफ द एसिड एस्टिमेट नहीं होती, ये हम लोग डिटरमिन कर लेते हैं। उसके बाद दो एस्टिमेट्स होते हैं। एक, उस एसिड की यूजफुल लाइफ, कि हम लोगों ने उस एसिड की यूजफुल लाइफ क्या रखनी है। दूसरा, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसिड, वो एसिड सेल कितने में होगा, ये हम लोगों ने एस्टिमेट करना होता है। एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसिड, जब मैं इस एसिड को सेल करने जाऊंगा तो इसने सेल कितने में होना है। तो उसके लिए ना मार्केट एनालिसिस मौजूद होते हैं। सपोज मैंने एक न्यू गाड़ी परचेज की और मुझे पता है कि मैंने उसको 5 साल तक इस्तेमाल करूं, 5 साल के बाद मैं उसको सेल करूं। क्या मार्केट से मुझे आइडिया होनी जाएगा कि अगर यही सेम गाड़ी 5 साल पुरानी हो तो आज उसकी मार्केट में कितनी वर्थ होगी? क्या मुझे इस चीज का आइडिया हो नहीं जाएगा? मतलब आप किसी भी गाड़ी के एक एग्जाम्पल अपने माइंड में लेकर आए। आपने न्यू गाड़ी परचेज की और वो आपको सपोज मिल रही है 50 लाख रुपए की। आपने उसको 5 साल यूज करना है। यही आप एज्यूम कर लो कि अगर अभी मैं मार्केट में निकलूं, सेम गाड़ी अगर मैं पूछूं कि जो 5 साल पहले किसी ने परचेज की हो, आज उसकी वैल्यू कितनी है, तो आपको ना एक एस्टिमेट मिल जाता है कि आफ्टर 5 इयर्स आपकी गाड़ी भी उतनी वैल्यू में सेल हो जाएगी। हाँ, थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा, अब क्योंकि एस्टिमेट है तो गलत भी हो सकता है हमारे पास, लेकिन आपको ना कुछ वैल्यू का पता चल जाएगा। उस वैल्यू को कहा जाता है रेजिडुअल वैल्यू। उस वैल्यू को क्या कहते हैं? किस वैल्यू को? एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसिड, वो एसिड हम कितने में सेल करेंगे, उस वैल्यू को क्या कहा जाता है? रेजिडुअल वैल्यू, जिसको हम लोग स्क्रैप वैल्यू या सॉल्वेज वैल्यू भी कहते हैं। स्क्रैप वैल्यू या सॉल्वेज वैल्यू।
अब ये देखें, ये हमारे पास आ गई रेजिडुअल वैल्यू। इसकी डेफिनेशन ऑफ एन एसिड इज द एस्टिमेटेड अमाउंट, एस्टिमेशन है, एस्टिमेटेड अमाउंट दैट एन एंटिटी वुड करंटली ऑब्टेन। मतलब ये एस्टिमेट किस दिन करोगे? जिस दिन एसिड परचेज कर रहे हो, जिस दिन एसिड को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, या जब 5 साल के बाद सेल करने जाओगे उस दिन, जिस दिन रिकॉग्नाइज कर रहे हो। इसीलिए हमने उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया? करंटली ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ द एसिड। तो जब उसकी लाइफ एंड हो जाएगी, क्या हम उसको डिस्पोज नहीं करेंगे? तो डिस्पोज करने से हम लोग कितनी अमाउंट ऑब्टेन करेंगे आफ्टर डिडक्टिंग द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आप लोग गाड़ियों को सेल करने के लिए जाते हैं ना, तो आप डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते, आपको थर्ड पार्टी का सहारा लेना पड़ता है, आपको शोरूम वगैरह जाना पड़ेगा। जब आप उनके थ्रू सेल करेंगे तो फिर लाजमी बात है आपको उनको कमीशन भी पे करना। अब आपकी गाड़ी सेल हो गई, जो आपने 100 रुपए में ली थी वो 25 रुपए में सेल हो गई, आपका वो ऐसी 25 रुपीज में सेल हो गया है, लेकिन उस पर 20% आपने कमीशन पे कर दिया। आपको कितना मिलेगा? 25 का 20%, 5 रुपीज आपने कमीशन पे कर दिया, आपको कितना मिला? तो आपके लिए रेजिडुअल वैल्यू 25 नहीं है, आपके लिए रेजिडुअल वैल्यू क्या होगी? जो वैल्यू आप ऑब्टेन कर रहे हैं वो आपके लिए रेजिडुअल वैल्यू होगी। तो रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द एसिड हमारे पास बन जाएगी 20 रुपीज। फिर देखें, इफ द एसिड वर ऑलरेडी ऑफ द एज, मतलब अगर एसिड अपनी एज को कंप्लीट कर चुका है, अपनी लाइफ को कंप्लीट कर चुका है, एंड इन द कंडीशन एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, या अपनी यूजफुल लाइफ को जैसे ही कंप्लीट कर देगा, उस टाइम पर उस एसिड के डिस्पोजल से हमें जो वैल्यू ऑब्टेन होगी उसको हम लोग कहते हैं रेजिडुअल वैल्यू। अब आप मुझे बताएं, 100 रुपए का एसिड था, 20 रुपए उसने मुझे एट द एंड ऑफ 5th ईयर वापसी कर देने हैं, तो क्या 100 रुपए डेप्रिशिएट हो रहे हैं? कितनी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है? 80 रुपीज। अब ये 80 रुपीज कैसे आ रही है आपके पास? कॉस्ट में से माइनस कर रहे हो रेजिडुअल वैल्यू, तो आपको 80 रुपीज मिल रहे हैं। इसी चीज को कहा जाता है डेप्रिशिएबल। आपने जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है ना, वो 100 रुपए की नहीं कर, वो कॉस्ट में से, मतलब कॉस्ट ऑफ द एसिड को डेप्रिशिएट नहीं किया जाता, डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ द एसिड को डेप्रिशिएट किया जाता है। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट कैसे आएगी? कॉस्ट में से माइनस कर दोगे आप लोग रेजिडुअल वैल्यू। एनी प्रॉब्लम? अब साथ में आपको रेजिडुअल वैल्यू भी समझ आ गई। रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसिड, उस एसिड के डिस्पोजल से जो वैल्यू हमें रिसीव होगी उसे हम लोग रेजिडुअल वैल्यू, इसके साथ मेंशन कर लें, इसको स्क्रैप वैल्यू कहते हैं, और इसको सॉल्वेज वैल्यू भी कहा जाता है। तो क्वेश्चंस में डिफरेंट नेम यूज कर सकते हैं, स्क्रैप वैल्यू और सॉल्वेज वैल्यू। फिर हम लोगों ने यूजफुल लाइफ को जाके डिफाइन कर लिया, ये डेफिनेशन क्लियर है। अच्छा, उसके बाद देखें, ये मेरा एसिड है, 100 रुपीज में हमने परचेज किया, उसके बाद 20 रुपीज की इसकी आ गई रेजिडुअल वैल्यू। इसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी है? इसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट है 80 रुपीज। जहां तक सबको क्लियर है ना? हमने इसकी यूजफुल लाइफ को डिटरमिन किया है 5 ईयर या 4 ईयर चले कर लेते हैं। हम इसकी यूजफुल लाइफ को डिटरमिन कर रहे हैं 4 ईयर। इस एसिड ने ना मुझे हर साल इक्वल बेनिफिट्स देने हैं, तो इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन मेथड में चार्ज करूंगा ना, वो स्ट्रेट लाइन मेथड होगा, इक्वल डेप्रिसिएशन ईच ईयर। और वो कैसे आएगी हमारे पास? डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी है? 80। यूजफुल लाइफ कितनी है? 4। हर साल कितना डेप्रिशिएट करूंगा? 20 रुपीज। फर्स्ट ईयर में 20 रुपीज उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है,
फर्स्ट ईयर में 20 रुपीज उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में 20 रुपीज एक्सपेंस के तौर पे चले जाएंगे, मतलब हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट बनेंगे। ये बात क्लियर? लेकिन फर्स्ट ईयर के एंड पर क्या मेरा एसिड 100 रुपए का है? नहीं, कितने का है? 80 रुपीज। 80 रुपीज कैसे आए हैं? जब मैंने अपने कॉस्ट ऑफ एसिड में से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस कर दिया तो मेरे पास 80 रुपीज आ गए। अब ये 80 रुपीज ना तो कॉस्ट है, एम आई राइट? क्योंकि कॉस्ट ऑफ एसिड तो 100 थी, ना ये डेप्रिशिएबल अमाउंट है, ये वो वाली डेप्रिशिएबल अमाउंट वाला 80 नहीं है। ये 80 क्या है? ये कहलाता है उस एसिड की कैरिंग अमाउंट, कि ये एसिड कितनी अमाउंट कैरी कर रहा है। अब ये एसिड अब कितने का है, उसे हम कहते हैं एसिड की कैरिंग अमाउंट, या इसका सेकंड नेम होता है रिटर्न डाउन वैल्यू। इन शॉर्ट हम इसको क्या कहते हैं? WDV। या इसका तीसरा नेम होता है नेट बुक वैल्यू, NBV। कैरिंग अमाउंट, रिटर्न डाउन वैल्यू एंड नेट बुक वैल्यू कैसे आएगी? जब एसिड की कॉस्ट में से टू डेट डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो तो आपके पास आएगी एसिड की कैरिंग अमाउंट। अच्छा, सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ, एसिड 80 का ही रहेगा? नहीं, खुद को मजीद डेप्रिशिएट करवाएगा। कितने से? 20 से। अब सेकंड ईयर के लिए जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ना वो 20 है, लेकिन टोटल डेप्रिशिएट हुआ कितना? फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू डेट कितना डेप्रिशिएट हो चुका है? तो फर्स्ट ईयर में 20 का डेप्रिशिएट किया, सेकंड ईयर में भी 20 का डेप्रिशिएट किया, फर्स्ट ईयर में भी 20 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चला गया, सेकंड ईयर में भी 20 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को हम लोगों ने चार्ज कर दिया, लेकिन टोटल डेप्रिशिएट हुआ कितना अब तक? ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन का इकट्ठा कर देना फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू डेट, मतलब आज तक जितना भी एसिड डेप्रिशिएट हो चुका है उसका टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहलाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये कॉन्सेप्ट समझ आया सब बच्चों को? तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज द डेप्रिसिएशन चार्ज टू डेट। तो हम लोग आज तक की जितनी भी डेप्रिसिएशन है उसको कैमुलेट कर लेते हैं, उसको इकट्ठा कर लेते हैं ऑन अ नॉन करंट एसिड। तो लाजमी बात है डेप्रिसिएशन और नॉन करंट एसिड ही है। करंट एसिड को कभी डेप्रिशिएट किया है आप लोगों ने? फिर नेक्स्ट देखो, दिस इज, ये जो हमारे पास अकाउंट बनेगा ना, देखिए हर अकाउंट की ना अपनी नेचर है। कोई आपके पास ऐसे अकाउंट हैं जिनकी डेबिट नेचर है, कुछ अकाउंट ऐसे हैं जिनकी क्रेडिट नेचर है। जैसे तमाम तर एसिड्स अकाउंट डेबिट नेचर है, तमाम तर लायबिलिटीज के अकाउंट चाहे वो करंट हो चाहे नॉन करंट हो क्रेडिट नेचर अकाउंट है। इसी तरह इक्विटी के पोर्शंस, उन तमाम अकाउंट्स की नेचर क्रेडिट होती है। ये बात क्लियर है सब बच्चों को? तो एसिड अकाउंट की नेचर क्या है? डेबिट। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि भाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट की नेचर क्या है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्ट्रा एसिड अकाउंट है। ये क्या है हमारे पास? कॉन्ट्रा एसिड अकाउंट। डायरेक्टली क्रेडिट अकाउंट, क्रेडिट नेचर का वर्ड नहीं यूज किया गया, कहा गया है कि ये कॉन्ट्रा एसिड अकाउंट है। अब कॉन्ट्रा एसिड मतलब एसिड के बिल्कुल अपोजिट में चलेगा। क्या मतलब? कि ये एक ऐसा अकाउंट है जो हमारे एसिड्स को डिक्रीज कर देता है, एसिड्स को। अब एसिड्स की नेचर क्या? डेबिट। तो मतलब ये डेबिट नेचर तो नहीं है, क्योंकि अगर ये भी डेबिट होता तो डेबिट डेबिट ऐड हो जाएंगे। अगर कॉन्ट्रा एसिड अकाउंट है
एक नेगेटिव बैलेंस ऑफ द एसिड, तो कौन सी साइड पे लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड। तो इसकी जो नेचर है वो क्रेडिट नेचर अकाउंट है, लेकिन एग्जाम में इनके हिसाब से पूछा जाए, आपने क्रेडिट नेचर नहीं बताना, आपने बताना है कॉन्ट्रा एसिड अकाउंट। बात क्लियर हुई? अच्छा, सेकेंड ईयर के एंड पर 20 का डेप्रिशिएट हुआ, टोटल 40 की डेप्रिसिएशन हो गई। मैं अगर पूछूं कि एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर मेरे इस एसिड की कैरिंग अमाउंट क्या है, आप क्या बताओगे? 60। कैसे फाइंड किया? कैसे फाइंड किया? कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ द एसिड माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट कितनी थी? 100 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40। तो हम लोग बता देंगे 100 माइनस 40 इज इक्वल टू, और वो 60 क्या है? कैरिंग WDV। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, इस WDV को फाइंड करने के दो मेथड्स। फर्स्ट मेथड जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, दूसरा मेथड WDV एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड, WDV at the start of the period minus depreciation expense for the period। किस तरह से? मुझे बताओ, फर्स्ट ईयर के एंड पर WDV क्या थी? 80। तो सेकंड ईयर के स्टार्ट में WDV क्या है? जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग है वो करंट ईयर का ओपनिंग। ड्यूरिंग द पीरियड डेप्रिशिएट कितना किया? 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60। तब भी आपके पास WDV आ जाएगी। तो अक्सर ऐसा होगा हमारे पास, कॉस्ट ऑफ एसिड नहीं होगी हमारे पास, लेकिन फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा, मेरे पास ओपनिंग WDV मौजूद होगी। अब मैंने जब WDV क्लोजिंग फाइंड करनी होगी, तो उसके लिए आपने परेशान नहीं हो जाना कि कॉस्ट माइनस क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे करूं। तो आप ओपनिंग WDV माइनस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड, तो आपके पास क्लोजिंग WDV ऑफ एन एसिड। एनी प्रॉब्लम? ये डेफिनेशंस क्लियर हो गई सब बच्चों को? कैरिंग अमाउंट आल्सो कॉल्ड नेट बुक वैल्यू और रिटर्न डाउन वैल्यू इज द अमाउंट एट विच एन एसिड इज प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ। अब ये वो अमाउंट है जो बैलेंस शीट में नॉन करंट एसिड हम लोग जाकर अपने रिकॉर्ड करते हैं। आपको पता है ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पार्ट बन रहा है एज एन एक्सपेंस, एज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लेकिन ये जो WDV है ना, ये बेसिकली बैलेंस शीट में नॉन करंट एसिड के तौर पे जाए। अब जब बैलेंस शीट के अंदर आप लोग अपने नॉन करंट एसिड लिखते हो ना, वो कभी भी अपनी कॉस्ट पे नहीं लिखे जाते। हमेशा नॉन करंट एसिड अपनी कैरिंग अमाउंट पर आए, और वो कैरिंग अमाउंट कैसी आएगी? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट वन इज, मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि भाई बैलेंस शीट है और उसमें नॉन करंट एसिड आया, और उसमें एक एसिड है हमारे पास व्हीकल, और उसके सामने वैल्यू गिवन है 60, तो समझ लेना कि ये 60 उस व्हीकल की कॉस्ट नहीं, ये 60 उस व्हीकल की टू डेट वैल्यू है, जिसे हम लोगों ने कैरिंग अमाउंट कहना है, उसकी WDV। और अक्सर ऐसा होता है कि बैलेंस शीट के अंदर हम एसिड की कॉस्ट भी बताते हैं, उसमें से लेस करते हैं, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो भी साथ में बताते हैं, और जो हमारे पास नेट अमाउंट आती है हम लोग वो भी साथ में बताते हैं। लेकिन कभी कभी हम ऐसा नहीं भी करते, हम डायरेक्टली जाकर उसकी WDV बताते। क्लियर? लेकिन आपने हमेशा याद रखना है कि बैलेंस शीट में एसिड की कॉस्ट मेंशन नहीं होती, एसिड की WDV मेंशन। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट वन इज कैरिंग अमाउंट। कैसे फाइंड करेंगे कैरिंग अमाउंट? कॉस्ट में से माइनस कर देंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब बेसिकली अब इसने क्या किया, जो कॉन्सेप्ट अभी उसने पढ़ाया ही नहीं है या जो बताया ही नहीं है, उसी का जिक्र यहां पे आके कर दिया। तो अभी के लिए आपने रिवैल्यूड अमाउंट को स्किप कर देना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि एसिड हमारा कॉस्ट पर है या रिवैल्यूड अमाउंट पर है। तो इनिशियली हमारा एसिड कॉस्ट पर है, ऑलराइट। आप एसिड को रिवैल्यू
नहीं कर रहे, तो अपने आप पर ज्यादा बर्डन नहीं डालना। आपके लिए आपका एसिड कॉस्ट पर है और उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, तो आपको एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन मिलेगी। लेकिन साथ में एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास मौजूद है, लेस करना है एक्यूमुलेटेड। ये हम लोगों ने IAS 36 में डिटेल पढ़ना है, जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करें। अभी के लिए आप लोगों के लिए अगर पूछा जाए कि व्हाट इज कैरिंग अमाउंट, तो आप क्या कहोगे? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लेकिन जब फ्यूचर की बात करेंगे, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे, तब हम लोग बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, कॉस्ट और रीवैल्यूड अमाउंट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। बात क्लियर हो गई? डेफिनेशन की स्टोरी तो हो गई खत्म। अब आएंगे थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन के ऊपर। लेकिन उससे पहले उसने एक छोटी सी एग्जांपल दी आपको, एग्जांपल नंबर 3 एंड एग्जांपल नंबर 4। 3 में देखिए हमने क्या बताना है, एड। अच्छा 4 में देखिए हमने क्या बताना है, एड। एग्जांपल 3 एंड 4 को पढ़ो और उसको इन चीजों के आंसर, और देखो क्या आप उनको आंसर कर सकते हो। हाँ जी, एग्जांपल 3 में कोई इशू? क्या आप लोगों ने यूजफुल लाइफ एंड रेजुअल वैल्यू को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया? अच्छा, ये इवन के बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस के हैं क्वेश्चन, कि फ्यूचर में आपके बड़े काम आने वाले हैं। जैसे अगर एग्जांपल नंबर 3 में देखें, एबीसी इंटरप्राइजेज बॉट अ मशीन फॉर ₹700,000। अच्छा, उसने अभी हमसे कॉस्ट वगैरह तो पूछी नहीं है, लेकिन ये उसने जैसे ही कहा ना, बॉट अ मशीन ऑफ ₹700,000, तो ये बेसिकली कॉस्ट ऑफ एसेट है। और कब इसको हम लोगों ने खरीदा? इन अर्ली 2021, मतलब स्टार्ट ऑफ ईयर 2021 में हमने इसको परचेज किया। ऑल्दो द मशीन कैन बी यूज फॉर, ऑल्दो मतलब ये इसकी इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ है, कि हम वैसे अगर चाहें तो हम सेम मशीन को 7 इयर्स तक यूज कर सकते हैं, बट एबीसी इंटरप्राइजेज एक्सपेक्ट टू यूज इट फॉर, तो हम लोगों ने ये देखना होता है कि मैनेजमेंट उसको कितने अरसे तक यूज करना चाह रही है, हम उस मशीन को कितना अरसा यूज करना चाह रहे हैं। हमारे लिए यूजफुल लाइफ 5 साल है, 7 साल नहीं। तो यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज 5 years. ABC Enterprises estimated that machine can be disposed, is disposed नहीं है, मतलब वो फ्यूचर की बात कर रहा है कि फ्यूचर में हम इसको डिस्पोज कर सकते हैं। कितने में? 620,000 एट करंट प्राइस, मतलब करेंगे तो फ्यूचर में, लेकिन फ्यूचर की वैल्यू की आज क्या वैल्यू है हमने उसको देखना होता है। तो वो हमारे पास करंट वैल्यू 620,000 एंड ₹680,000 एट प्राइस एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ ईयर 2025। फर्दर, a 5 years old similar machine can be disposed of for ₹150,000 at current price and for ₹330,000 at price expected at the end of 2025। हाँ जी, हम लोग ने परचेज किया 2021 में। जब रेजिडुअल वैल्यू हम लोगों ने फाइंड क्या करनी है, कि रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द एसिड हमारे पास क्या है। तो जब रेजिडुअल वैल्यू को हम लोग देखते हैं, तो हम लोगों ने क्या कहा था, इट इज एन एस्टिमेटेड अमाउंट। अब रेजिडुअल वैल्यू को एक मतलब फिर से देखो, ये देखो, ऑफ एन एसिड इज द that an entity would currently obtain, मतलब ये नहीं कि 5 साल के बाद कितने मिलेंगे, ये नहीं, वो जितनी भी अमाउंट मिलेगी उसकी आज की टाइम पे क्या वैल्यू मौजूद है फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ द एसिड। अब उसने ना आपको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन दी, क्या आप लोगों ने जाकर रेजिडुअल वैल्यू का एस्टिमेट करना है। कैसे? फर्स्ट सिचुएशन क्या है, कहते हैं कैन बी डिस्पोज ऑफ फॉर ₹620,000 एट करंट प्राइस, मतलब कहते हैं हम लोगों ने 7 लाख रुपए का लिया, लेकिन आज अगर इसको जाके हम लोग सेल करना चाहेंगे तो फिर ये 620,000 में सेल हो जाएगा।
तो क्या हम लोगों ने आज के दिन की डिस्पोजल वैल्यू देखनी है? नहीं, ये तो मेरे पास रेजिडुअल वैल्यू नहीं हो सकती। फिर कहते हैं एंड फॉर ₹680,000 एट प्राइस एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ। अब वो कहता है कि 2025 में एक्सपेक्टेशंस हैं कि हम उसको जाकर 680 में सेल कर देंगे, लेकिन ये उसकी करंट वैल्यू तो नहीं है। हम लोगों ने तो देखना था एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, लेकिन उसकी करंट वैल्यू, तो ये करंट वैल्यू तो नहीं है, ये तो 2025 की वैल्यू है हमारे पास, तो ये भी उसकी रेजिडुअल वैल्यू नहीं बनेगी। फिर देखो फर्दर, कहते 5 साल पुरानी सिमिलर मशीन को अगर हम लोग देखें तो वो सेल हो सकती है फॉर रुपीज एट। तो आपको याद है जब रेजिडुअल वैल्यू को डिफाइन करने लगा था तो मैंने आपसे कहा था कि हमने एक न्यू गाड़ी परचेज की है, 50 लाख रुपए की गाड़ी परचेज की है, और हमें पता है कि हम इसको 5 साल यूज करेंगे। तो उसकी रेजिडुअल वैल्यू को जब हम एस्टिमेट करने लगेंगे ना, हम मार्केट में देखेंगे कि सेम गाड़ी जो 5 साल पुरानी हो वो कितने में डिस्पोज हो रही है। तो वो हमारे एसिड के लिए उसकी रेजिडुअल वैल्यू बन जाएगी। अब ये बात बिल्कुल सही कि एक तो 5 साल पुरानी बात की हो रही है, दूसरा उसकी करंट प्राइस की बात हो रही है। तो रेजिडुअल वैल्यू की डेफिनेशन में क्या ऐसी बातें नहीं थी? ये मेरे पास रेजिडुअल वैल्यू बनेगी। और ये देखो 330 एट प्राइस एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ, तो एंड ऑफ 2025 है लेकिन करंट प्राइस तो नहीं है ना, तो ये भी मेरे पास इसकी रेजिडुअल वैल्यू नहीं बनेगी। तो यूजफुल लाइफ क्या है हमारे पास और रेजिडुअल वैल्यू क्या है हमारे पास? 150,000। एनी प्रॉब्लम? किसी का क्वेश्चन? यहां से किसी ने कुछ पूछना था? अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, डेप्रिशिएबल अमाउंट एंड यूजफुल लाइफ। क्या कहते हैं? एसिड कॉस्ट रुपीज 100,000 कैन बी इजीली यूज्ड फॉर। भाई हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है, कैन बी इजीली यूज फॉर 10। हाँ, अगर आगे कोई और बात नहीं बता रहा तो हम इसको कितना अर्सा यूज करना चाह रहे हैं, फिर हम लोग यूजफुल लाइफ को 10 years ही ले लें, अगर आगे कोई बात ना बताए तो। लेकिन जब उसने ये कहा ना कैन बी इजीली यूज फॉर 10 years, इट मीन्स दैट ये उसकी इकोनॉमिक लाइफ है। ओके, कि इन टोटल ये एसिड इतने साल तक यूज हो सकता है। देन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस एंटिटी intends to use acid for, the useful life of the acid is। अब आप लोग डिस्टिंग्विश कर लेंगे, अब आपको कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं होने वाला इसमें। एट विच पॉइंट एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू विल बी एट। अब उसने हमें रेजिडुअल वैल्यू खुद बता दी, साथ में हमें कॉस्ट ऑफ द एसिड बता दी, तो कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करो तो कितनी? ये हमारे पास इसका आंसर आ गया जी। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने पास मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग। अब अगर आप लोग बात करें हम लोग डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन में आपको याद है कि हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी, सिस्टमैटिक एलोकेशन। अब देखिए हम लोग डेप्रिशिएबल अमाउंट को डिस्कस कर चुके, हम लोग यूजफुल लाइफ को डिस्कस कर चुके। अब ये चीज रहती थी सिस्टमैटिक एलोकेशन। हमने पूछा भाई व्हाट इज सिस्टमैटिक एलोकेशन? कि डेप्रिसिएशन में जो हमने आपने कहा कि डेप्रिशिएबल अमाउंट की सिस्टमैटिक एलोकेशन, तो इससे क्या मुराद है? तो उसने कहा है कि भाई डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, उन मेथड्स को कहा जाता है सिस्टमैटिक एलोकेशन। कि इनमें से कोई एक मेथड आपने अडॉप्ट करना है और उस एसिड को डेप्रिशिएट इस मेथड के मुताबिक। तो वो मेथड्स हमारे पास कौन कौन से हैं? द फर्स्ट मेथड इज नोन एज straight line method of depreciation. Second method is known as reducing balance method. इसको हम लोग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं, इन शॉर्ट WDV मेथड। तो इसके साथ अपने पास लिख लीजिएगा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और WDV मेथड।
रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। क्यों कहते हैं बाद में डिस्कस कर लेते हैं कि इसका ये नाम हम लोगों ने क्यों रखा, या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हम लोगों ने क्यों रखा, ये हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल नाम पे फोकस करें। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का फर्स्ट मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। सेकंड मेथड कौन सा है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। थर्ड मेथड इज नोन एज यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। इसको हम लोग आउटपुट मेथड भी कहते हैं। आउटपुट मेथड, unit of production method is also known as output method. And the last one is known as sum of digit method. चार methods हैं, four types of systematic allocation. First one is known as straight line method. Second one is known as reducing balance method. Third one is known as unit of production method. And the last one is known as sum of digit method. अब हम लोगों ने देखना है कि इन तमाम मेथड्स में डिफरेंस किस बात का है। कि हम लोग अगर एक ही एसिड हो उसको स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिशिएट करें तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर हम उसको डेप्रिशिएट करें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से तो क्या फर्क पड़ना है, और अगर हम इसको डेप्रिशिएट करें ऑन द बेसिस ऑफ ईयर सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, तो क्या क्या इसमें डिफरेंस आएगा, हम अब उसकी डिस्कशन करेंगे। आर यू रेडी? द फर्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन मेथड। इसके लिए हम लोग यहां पर आएंगे और एग्जांपल्स के थ्रू इनकी डिस्कशन करें। डेप्रिसिएशन मेथड्स स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। एग्जांपल, cost of the asset is 500,000, residual value 20% of cost, useful life is equal to 5 years. Useful life is equal to 5 years. Requirement, calculate depreciation expense over the period of useful life and WDV on asset
at the end of each year. At the end of each year. हाँ जी, अभी के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो हम लोगों ने एसिड परचेज किया है वो एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, मैं समझ लें 1 जनवरी हम लोगों ने अपना एसिड परचेज किया, ईयर 1। ऑल राइट, बाद में हम लोग देख लेंगे अगर ड्यूरिंग द पीरियड आए तो उसका क्या इफेक्ट आएगा, लेकिन अभी के लिए हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग अपना एसिड परचेज कर रहे हैं एट द स्टार्ट ऑफ पीरियड। हम लोगों ने अपना एसिड परचेज कर दिया और वही हमारे अकाउंटिंग पीरियड का फर्स्ट डे था, तो फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज हम लोग चार्ज कर। अब जब हम लोग डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं और सबसे पहला मेथड हमारे पास कौन सा था, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो आपने देख रहे हैं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैलकुलेट करने का सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड में हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। जब भी स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर आप लोगों ने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना हो, जब जब बात करते हैं ना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की, तो हम लोग कह रहे होते हैं फॉर द ईयर, फॉर द पीरियड। ऑलराइट, पूरे साल का एक्सपेंस क्या बनेगा, इसके लिए ना हमारे पास दो मेथड्स हैं, दो फार्मूलास हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हमारे पास उस टाइम पे डेटा कौन सा है। लेकिन कॉमन प्रैक्टिस क्या है, ये तीन चीजें क्वेश्चन में आपको गिवन होती हैं, कॉस्ट ऑफ द एसिड, रेजिडुअल वैल्यू और यूजफुल लाइफ, ये तीन चीजें गिवन होगी क्वेश्चन। अब हमने क्या करना है, अगर ये तीन चीजें गिवन है और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, तो हम लोगों ने क्या कहा था, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो बेसिकली आप लेकर आओगे डेप्रिशिएबल अमाउंट, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट कैसे आएगी, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करने का हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एक बात याद रखें कि स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर ईच पीरियड सेम होता, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर ईच पीरियड सेम होगा। अब अगर हम लोग बात करें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की, फॉर द ईयर, तो वो कितना आएगा, कॉस्ट कितनी है हमारे पास हमारे एसिड की, 500,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में बताई गई लेकिन डायरेक्टली नहीं बताई, बता भी सकता था, कह सकता था 50,000 है, 60,000 है, 80,000 है, 1 लाख है, जो भी है, आपको डायरेक्ट अमाउंट भी बताई जा सकती थी, लेकिन आपको क्या बताया गया, 20% ऑफ कॉस्ट। तो आप लोगों ने यहां पर माइनस करना है 20% ऑफ कॉस्ट। अच्छा, अब इसको कैसे लिखा जाएगा, 20% ऑफ रिप्लेस हो जाता है मल्टीप्लीकेशन के साइन के साथ, और कॉस्ट रिप्लेस हो जाएगी 500,000 के साथ। मेरी बात समझ आई, डिवाइडेड बाय
5 years। तो यहां से वैल्यू देखिए हमारे पास कितनी बनेगी, 80,000। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर ईच पीरियड इज 80,000। अब इसको जैसे ही कैलकुलेट करोगे एज इट इज इसको लिखो फ्रैक्शन ऑन की। अब ये वैसे बेसिकली बचपन की ही बातें हैं। 20% मल्टीप्लाइड बाय 500,000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 80,000। या यहाँ पर 500,000 रेसिड्यूल वैल्यू बेसिकली है कितनी, 1,00,000 रुपए। 500,000 का 20% विच इज इक्वल टू 100,000, वो हमारे पास रेसिडुअल वैल्यू है। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी है, 400,000। 400,000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 80,000। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, इसके लिए ना एक सेकंड मेथड भी है हमारे पास। ये फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस is equal to cost multiplied by depreciation rate। cost multiplied by depreciation rate। याद रखिएगा अभी हम लोग सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड डिस्कस कर रही हैं। तो उस मेन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने के लिए वैसे तो फर्स्ट फार्मूला ही कॉमनली यूज हो रहा होता है, लेकिन कहीं कहीं पर हम सेकंड फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। या अगर वो हमसे डेप्रिसिएशन रेट पूछ ले यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, तो हमने देखना है कि इस डाटा से डेप्रिसिएशन रेट क्या क्वेश्चन में गिवन है, नहीं, तो हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हम खुद उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, depreciation rate is equal to depreciable amount and divided by cost multiplied by useful life। depreciable amount divided by cost multiplied by किस चीज का फार्मूला है ये, to calculate depreciation rate using straight line method of depreciation। All right? अच्छा, अब देखिए सबसे पहले हम रेट की कैलकुलेशन करेंगे। डेप्रिसिएशन रेट, अब जब क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम लोग सबसे पहले उसको कैलकुलेट करेंगे। इज इक्वल टू डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी, डिवाइडेड बाय 500,000 मल्टीप्लाइड बाय 5। हाँ जी, जरा चेक करो वैल्यू क्या आ रही है आप लोगों के पास जी, 0.16 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इसको लिखने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100। आंसर को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आंसर क्या बन जाएगा, 16%। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्या फार्मूला कहा था, अगर रेट अब आ जाए तो फार्मूला क्या होगा, कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन रेट। द आंसर इज 80,000। देखिए आंसर में कोई फर्क नहीं है, चाहे आप मेथड 1 से कैलकुलेशन करें चाहे आप लोग मेथड 2 से कैलकुलेशन करें। अगर आपसे पूछे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर ईच पीरियड तो आप लोगों ने कह देना 80,000 रुपीज। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम जी। अब बात आती है
कि हमने इनको प्रेजेंट कैसे करना है इन चीजों को। तो उसके लिए हमें कहा जाता है प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन को गौर से सुनो। जब उसने कहा ना प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमारी दो स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी दो है। हाँ, अगर वो कह दे प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो एसओसीआई की बात ना करो, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बात नहीं करनी उसके साथ, फिर आपने सिर्फ बैलेंस शीट ही बनाकर रहनी है। और जब उसने बात की ना एक्सट्रैक्ट की, मतलब कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनानी है आप लोगों ने, सिर्फ वो बात बताओ जिसकी डिस्कशन चल रही है कि हम इसको कहां पे जाके अकाउंट फॉर करेंगे। तो जैसे ही अगर एक्सट्रैक्ट की बात आती है तो आप लोगों ने अपने पास लिखना है एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब क्योंकि हम लोग मोस्टली केसेस में कंपनीज की अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, सोल ट्रेडर की अकाउंटिंग नहीं हो रही होती, तो हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का वर्ड बहुत कम यूज करते हैं। अब हम लोग यूज किया करेंगे प्रॉफिट और लॉस के लिए स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का वर्ड यूज करेंगे। ये बेसिकली वो इनकम स्टेटमेंट ही है, ये आपका प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ही है, लेकिन नाम क्या बन गया है अब इसका, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब जब उसने ये मेंशन नहीं किया कि भाई कौन से ईयर के लिए, तो फिर तमाम ईयर्स के लिए बनेगी, तो फिर तमाम ईयर्स के लिए, तो फिर कितने ईयर्स हैं आपके पास, 5 ईयर, मतलब यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट 5 साल, 5 साल के लिए बनाओ। अब ये कैसे बनेगी, जैसे ही आपने इसको लिख लिया उसके बाद आप लोगों ने बताना है कि भाई हमारी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में इस क्वेश्चन से रेलिवेंट कौन सी ऐसी चीज है जो हम लोग अकाउंट फॉर करेंगे। तो कौन सी ऐसी चीज है, जस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्या इसके अलावा कुछ और है? भाई मुझे नहीं जरूरत सेल्स लिखने की, कॉस्ट ऑफ सेल लिखने की, ग्रॉस प्रॉफिट लिखने की नहीं जरूरत। मैं सिंपली जाऊंगा और यहां पे लिखूंगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब ये किसी एक साल के लिए तो है नहीं, अब ऐसा नहीं है एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ईयर 1, एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ईयर 2, ये वेस्टेज ऑफ टाइम। हम लोगों ने यहां पे कॉलम बना लेने हैं फॉर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड ईयर 5। जितने साल के एक्सट्रैक्ट्स देने हैं वो आप लोगों ने इस तरह से जाके मेंशन कर। अब आपने बताना है कि फर्स्ट ईयर में आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज कितना कर रहे हो, तो कितना कर रहे हो, 80,000। नेक्स्ट ईयर में 80,000। हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम होगा इन स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। एनी प्रॉब्लम? कोई और ऐसी चीज जो मुझे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लिखनी चाहिए? बस कंप्लीट हो गए एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव। फिर हम बनाएंगे दूसरी स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट, अच्छा सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं लिख, एक्सट्रैक्ट का वर्ड जरूर यूज करना है, मैं कंप्लीट नहीं बना के दे रहा, तो आप लोग ने एक्सट्रैक्ट का वर्ड जरूर यूज करना है। एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसको एसओसीआई एसओएफपी लिख सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, मतलब जरूरी नहीं कि आप कंप्लीट लिखें, आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब मुझे बताओ बैलेंस शीट में इस क्वेश्चन से रेलिवेंट
आप इक्विटीज में जाओगे, लाइबिलिटीज में जाओगे, कहां पे जाओगे? एसिड्स में। लेकिन क्या करंट एसिड्स में जाओगे? भाई यहां पर अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि एसिड इज परचेज फॉर कैश और ऑन क्रेडिट, ये नहीं बताना। फोकस किसके ऊपर है? नॉन करंट एसिड के ऊपर है। क्या उसने आपको बताया कि आपने परचेज कैसे किया? तो बताया नहीं है तो हम क्यों लिखे? और अगर इनके बता भी देता तो वो कैश मेंशन करने की जरूरत नहीं। हमारा जो फोकस है ना वो नॉन करंट एसिड्स के ऊपर है। आपने यहां पर एक हेडिंग देनी है, नॉन करंट एसिड्स। हाँ जी, नॉन करंट एसिड्स बताऊंगा इसमें। लेकिन एक मेथड तो है, डायरेक्ट डब्ल्यूटीवी लिख लो। लेकिन वो डब्ल्यूटीवी आएगी कैसे? आप तो कैलकुलेट करोगे ना, तो आपने एग्जामिनर को बताना है कि आप ये डब्ल्यूटीवी कैलकुलेट कैसे कर रहे हो। हर वो चीज जो आप कैलकुलेट करो वो एग्जामिनर को बताओ। तो जिस तरह मैं आपको बता रहा होता हूं ना कि भाई ये चीज ऐसे आई, आपने एग्जामिनर को वैसे बताना है कि अगर मैं कोई भी वैल्यू लेकर आ रहा हूं, ये वैल्यू आई कैसे है, तो आपने वो चीज बतानी है। तो प्रेफरेबल है कि आप डायरेक्ट डब्ल्यूडीवी ना लें। ऐसी सिचुएशन में आप उसे बताओ कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू डब्ल्यूडीवी। अब फॉर ईयर 1, ईयर 2, 3, ईयर 4 एंड ईयर 5, मुझे बताओ क्या कॉस्ट चेंज हो रही है? नहीं। जब भी मुझसे पूछोगे कि भाई ये एसिड कितने का लिया, तो मैंने तो जितने का लिया होगा वही बताऊंगा ना। आपने ये थोड़ी पूछा है कि आज इसकी वैल्यू क्या है। तो कॉस्ट क्या होती है? एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ एन एसिड, हमने उसके अगेंस्ट पे कितना किया, तो हम लोगों ने अपना एसिड कितने में परचेज किया था। तो हम हर साल की कॉस्ट क्या मेंशन करेंगे? 500,000। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द फाइव, एक तो हम लोग सिर्फ इसी क्वेश्चन को ही, इसी एसिड को ही डिस्कस कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें किसी किस्म का कोई डिस्पोजल, कोई एडिशन नहीं होगा। ये बात समझ आ गई? फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टिल डेट। अब मेरा फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट ईयर के एंड तक मैं कितना डेप्रिशिएट कर चुका हूं? जस्ट 80,000। यहां पर 80,000 लिख लो। मेरी बात समझ आई है? सेकेंड ईयर में, अब जब सेकेंड ईयर लिखते हैं ना, तो ये स्टार्ट ऑफ सेकेंड ईयर नहीं होता, एंड ऑफ सेकेंड ईयर है। ये 31 दिसंबर ईयर 2 है। तो सेकेंड ईयर तक मैं कितना डेप्रिशिएट कर चुका हूं? इस समय फर्स्ट ईयर की कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन में नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऐड कर दो, तो टोटल कितना हो जाएगा? 160,000। इसी तरह 160 में थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऐड कर, 240 में फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऐड करते हैं, 320 में फिफ्थ ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऐड करते हैं, 400 था। हमने क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन को क्या करना है? माइनस। तो ये तमाम वैल्यूज ब्रैकेट्स में आ जाएंगी। नेगेटिव साइन नहीं यूज करना, जहां पर भी नेगेटिविटी आए उसको ब्रैकेट्स में बंद कर। बात क्लियर? अब जाकर इसकी नेट वैल्यू को डिटरमिन करो। हाँ जी, 500,000 लेस 80। तो फर्स्ट ईयर के एंड पर मेरे एसिड्स की डब्ल्यूडीवी क्या है? वो 20,000।
जी नेक्स्ट 340 260 180,000 and 100,000 WDV of an acid. अब अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई आपके एसिड की WDV एट द एंड ऑफ ईयर 3 इज, मैं जाके बता दूंगा 260,000. Am I right? Accumulated depreciation at the end of year 4 is 320,000. All right? एक्टिव माइंड होके बैठ, क्वेश्चन पे फोकस करना है कि मैं क्या बात करूं. एनी प्रॉब्लम? अच्छा, यहां पर एक थोड़ी सी बात अगर आप लोग नोट करें तो accumulated depreciation of last year at the end of useful life of an asset is equal to asset's depreciable amount. Am I right? Yes, sir. ये जो वैल्यू है एक्सट्रैक्ट बस बन गए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है. अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या कि ये जो वैल्यू है ना हमारे पास, ये एसिड की डेप्रिशिएबल अमाउंट के इक्वल होगी. लास्ट ईयर at the end of useful life of an asset, asset's accumulated depreciation is equal to its depreciable amount. ये स्टेटमेंट अपने पास लिख सकते थे. At the end of useful life of an asset, assets accumulated depreciation is equal to depreciable amount. ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा, चाहे जो मर्जी मेथड हो, ये यूनिवर्सल रूल है कि हर एसिड की एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट के इक्वल होगी. क्लियर हो गई बात? तो अगर यहां पर एक और चीज देखें तो एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसिड, एसिड्स कैरिंग अमाउंट is equal to its residual value. ये बात आपको यहां से समझ आ जाएगी. ओके, ये मैंने दो बातें डिस्कस कर दी, लेकिन कब के लिए? एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसिड. दो बातें याद रख. पहली क्या? accumulated depreciation is equal to its depreciable amount and WDV of an asset is equal to its residual value. चाहे जो मर्जी मेथड, हमेशा ऐसे ही होगा. किसी को कोई प्रॉब्लम? ऑल क्लियर? अब आप लोगों को एक्सट्रैक्ट्स वगैरह की ठीक से समझ आ गई है और आप लोगों को स्केल एंड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन भी समझ आ गया. अगर सेम यही डाटा, मतलब ऐसा हो सकता है इस किस्म का डाटा प्रोवाइड करे और आपसे ना जंप लगवा दे, आपसे कहे कि एट द एंड ऑफ ईयर 3 एसिड accumulated depreciation is, एट द एंड ऑफ ईयर 3 एसिड WDV is. तो अब ऐसी सिचुएशन में
आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, कितना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 80,000। अब अगर वो आपसे कह रहे हैं एट द एंड ऑफ ईयर 3, तो इसे 80 को मल्टीप्लाइड बाय 3 कर, 80 को मल्टीप्लाइड बाय 3 किया, आंसर 240, ये उसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन है। और अगर आपसे WDV पूछ रहा है तो 500 में से 240 माइनस कर दो, तो आपके पास 260 उसकी WDV आ जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगा आप लोगों से। अब अगर हम लोग डिस्कस करें अपनी बुक के मुताबिक, आप लोगों ने इसको रीड कर लेना है, ये वैसे सब कुछ खा चुका हूं मैं। आप लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 5 को एक मरतबा जरा गो थ्रू करना है। जैसे ही आप देखोगे आपको सारा सोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन कोशिश करो यहां से सिर्फ डाटा उठाओ और आप लोगों ने वर्किंग मेरे मुताबिक और बिल्कुल ऐसी करनी है। क्या हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड फार्मूला लिखना है, कैलकुलेट करनी है, उसके बाद आप लोगों ने ये एक्सट्रैक्ट कर लोगे आप लोग। और उसके साथ साथ एक तो एग्जांपल नंबर 5 हो गई, इन्होंने भी बिल्कुल वैसे ही बनाया हुआ है, जैसे ही आप मैच करोगे अपना सोल्यूशन बिल्कुल इसके मुताबिक। लेकिन अब लिखने की आदत अपना, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। ऐसा ना हो कि आप लोग सिर्फ देख कर आओ, नहीं, आप लोगों ने अच्छे तरीके से लिख कर उसको सॉल्व करना है। सिर्फ एग्जाम्पल देखो, ऐसे समझो जैसे आंसर नीचे नहीं लिखा होगा, बिल्कुल ब्लैंक होता, जैसे कुछ भी नहीं पता, और आपने अपना आंसर खुद से प्रिपेयर करना है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 6 आप लोगों ने सॉल्व करनी है, एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व करनी है। तो मैं आपके साथ स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।